अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाजिब और आज हम न्यू सिलेबस का 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे आज से। तो हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर के बारे में है और रियल नंबर को हम समझने से पहले इसकी दो टर्म्स को समझेंगे जिससे आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे इसके आगे जो दो टर्म्स हैं वो आपके पास कौन सी हैं, रैशनल और इरेशनल के बारे में। हम रैशनल के 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और दोनों की पहचान क्या है। अगर हमारे सामने कुछ नंबर्स रख दिए जाएं या नंबर्स लिख दिए जाएं तो आपको कैसे पता लगेगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो पहला हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर की पहचान क्या है। ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स, जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ -3/5, 4/7 समथिंग, कोई भी नंबर जो कि पी ओवर क्यू मतलब बटे की शक्ल में लिखा जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। पहला पॉइंट, पहली पहचान रैशनल नंबर्स की। ठीक है, इसको आपने माइंड में साथ साथ बैठाते जाना है ताकि आपको पता लगता जाए कि पहचान क्या है रैशनल नंबर की। कि पी ओवर क्यू में आपने जो भी नंबर आपने बटे की शक्ल में देखना, आपका डायरेक्ट माइंड कहाँ जाएगा कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी पहचान ये है कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 25 का स्क्वायर रूट लिया तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये मतलब रैशनल नंबर है। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, 49 रैशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, ओ 3 का क्या रैशनल, 3 का क्या स्क्वायर रूट पॉसिबल है, आप बताएं मुझे। अगर आपका जवाब नहीं में है तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप बताएं मुझे 64 क्या एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, वो क्या आएगा, 8 आएगा। दूसरी पहचान आपको समझ आनी चाहिए कि पहली पहचान क्या है और दूसरी पहचान क्या है। ऐसे नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं वो रैशनल नंबर है, जो इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है इट्स मीन दैट वो रैशनल नंबर है। तीसरी पहचान जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में है। अब लफ्ज टर्मिनेटिंग लफ्ज टर्मिनेट से निकला है जिसका मतलब खत्म हो जाना है, और डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पे मैं 1/2 लिखता हूँ और डिवाइड करता हूँ, 1 को अंदर रखा 2 को बाहर, तो यहाँ चूंकि 1 छोटी वैल्यू है इसलिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे पॉइंट की वजह से, तो 2 5 का क्या आएगा 10। अब ये देखें, ये नंबर 0.5 पॉइंट के बाद खत्म हो चुका है, इसी वजह से इसका नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल रखा हुआ। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं, जो क्या कहलाते हैं, मेन पॉइंट में रैशनल नंबर कहलाते हैं। तीसरी पहचान आपको पता लग गई, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं वो भी रैशनल नंबर के अंदर ही आती हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ हम 2/5 को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ 2 को अंदर रखा, 5 को बाहर, फिर पॉइंट लगाया, ये 5 4 20, तो आपके पास आंसर में क्या आया 0.4। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये पॉइंट के बाद खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम चौथे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर के, जिससे हमें पता लगेगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं। अब इसमें जो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, अब लफ्ज से ही पता लग रहा है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, डेसिमल का मैंने बताया आपको मतलब पॉइंट है। इसमें एक और पहचान आपने याद रखनी है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर है, लेकिन वो कौन से हैं, इसमें दूसरी पहचान अगर आपको पता होगी तब भी आप पहचान कर पाएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब दूसरी पहचान इसकी ये है कि ये नंबर खुद को रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको 1 को डिवाइड कर दूं 3 के ऊपर तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ लिख लूं 1 3, तो यहाँ वही बात 0 लगेगा, और 3 3 जा 9, माइनस किया 1, फिर 3 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर यहाँ पे हमने 0 लिखा
और फिर 3 3 9, और ये तो ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब एक तो ये बात, पहली बात ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये खुद को रिपीट कर रहा है बार बार, तब ये आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर में या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। अगर ऐसा नंबर जो के पॉइंट के बाद खुद को रिपीट ना कर रहा हो तो वो आपके पास इरेशनल में आएगा, वो कभी भी रैशनल में नहीं आएगा। उसकी जब हम बात करेंगे तो आपको उसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो ये अभी फिलहाल क्या है, दो परेशान है नॉन टर्मिनेटिंग में, एक तो वो खत्म नहीं हो रहा, दूसरी बात ये कि वो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, जिसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। अब देखिए ये खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, 0.3 और उसके ऊपर बार लगा दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3 है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। देन अब हम आते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। पहले हम रैशनल की जरा एक दफा इकट्ठी रिवाइज करें ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। क्या हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए, जरा वीडियो पॉज करके एक दफा लाजमी सोचें मेरे बताने से पहले कि हमने कौन से पॉइंट 4 डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये था कि ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं रैशनल नंबर हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। तीसरी बात ये कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं वो हमारे पास रैशनल नंबर में आते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो लेकिन शर्त क्या है, वो खुद को रिपीट भी कर रहे हो, वो भी किस में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक और आपको उसके एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 0.3233232, ऐसे ये नंबर जो है खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी किस में आ रहा है, रैशनल नंबर में ही आ रहा है। तो हम इसके को शॉर्ट करके लिखें तो 0.32 के ऊपर बार लगा के इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर, ये पॉइंट 4 आपने याद रखने हैं। अब हम इरेशनल की बात करते हैं। अब ये जब 4 पॉइंट आपको याद अच्छे से हो जाए तो इरेशनल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल की पहली पहचान ये है, जैसे कि ये इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख के दिया था, जैसे 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका आंसर पॉइंट में आएगा और ये खुद को रिपीट भी नहीं करेगा। कैलकुलेटर निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 7 की बात करूं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पाई की वैल्यू को देखते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है जो 3.14 इस तरह समथिंग चलती जाती है और ये भी खुद को रिपीट नहीं करती और ये खत्म भी नहीं होती है, ये इरेशनल नंबर है। जैसे आप यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू ले लेते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये आपके पास सारी की सारी किसके अंदर आ रही हैं, इरेशनल के अंदर आ रही हैं। तो बिल्कुल आसान पहचान है इरेशनल की, सिर्फ दो ही पहचान है। एक तो वो पॉइंट के बाद क्या खत्म नहीं होते, दूसरी बात ये कि ये जो है खुद को रिपीट नहीं करते और इनका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं होता, तो ये इरेशनल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बुक वाले ताकि आपको पता लगे कि कौन से इरेशनल नंबर हैं और कौन से रैशनल नंबर हैं। अच्छा, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल की, जब आपको पहचान हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ही रियल नंबर कहलाता है। मतलब मैं अगर रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करूं और जो इरेशनल है उसको क्यू बार से रिप्रेजेंट करूं, उन दोनों का जो यूनियन होता है वो आपके पास रियल नंबर कहलाता है। सबसे मेन बात ये, अब रियल नंबर को आपको मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई आपको समझ नहीं आनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात, जब रैशनल और इरेशनल नंबर में आपको फर्क पता लग जाएगा तो दोनों के नंबर्स को आप अगर मिला लें तो हमारे पास वो रियल नंबर बनेंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अब हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने सारी पहचान करनी है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। अगर आपको नहीं समझ आई एक दफा दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए, मुझे यकीन है कि आ चुकी होगी। पीछे कॉन्सेप्ट लाजमी समझना है, कॉन्सेप्ट से ही आपको क्वेश्चंस की समझ आती है। हमारा मकसद सिर्फ आपको बुक वाले क्वेश्चंस नहीं करवाना, इसका मतलब ये भी है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन अगर अदर बुक से या अदर कह लें कि किसी आप छोटी क्लासेस या बड़ी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आते हैं तो उनसे भी देखें, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से हैं। यहाँ हमारा मकसद यही है, यहाँ पे इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं ताकि आप
अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को या और क्वेश्चंस आ जाए या उनके अंदर अगर चेंजिंग भी कर दी जाए तो आपको वो कर सकें, आपको वो आ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हमने रैशनल में बात की थी 4 पॉइंट्स की, वो आपने याद रखनी है कौन सी हैं, 4 पॉइंट्स कौन से हैं वो आपने याद रखने हैं। ये आपके पास 2.353535, ये पहले सोचें कि कौन सा पॉइंट है, मतलब ये एक पहली बात ये कि ये खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये खुद को रिपीट भी कर रहा है। मैंने दो आपको शायद बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग की, एक तो खत्म नहीं होना चाहिए, दूसरी बात ये कि वो खुद को रिपीट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो 3535 खुद को रिपीट करता जा रहा है, इसका मतलब ये कि ये रैशनल नंबर के बीच में ही आता है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये एक रैशनल है नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 0.6 बार, अच्छा बार का क्या मतलब था, याद है आपको क्या मतलब था? बिल्कुल, बार का मतलब ये था कि ये जो नंबर है ये चलता जा रहा है सेम ही और कभी भी खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि ये भी एक इरेशनल नंबर, ओ सॉरी, रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट 0.236067, पहली बार ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा। क्या हम देखें इसके अंदर दूसरी शर्त पूरी होती है रैशनल की या नहीं होती? अब देखें 236067, मतलब ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा, ये हर दफा एक नया नंबर लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब चुप करके आपने यहाँ पे लिख देना ये भाई इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल। देन नेक्स्ट, अब स्केयर रूट की बात कर ली जाए। अब 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था। नहीं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ई और पाई, मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल और पाई ये दोनों ही हमारे पास इरेशनल में आएंगे, दोनों ही किस में आएंगे, इरेशनल के अंदर आएंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको पता लग गया। अब देखिए 5 प्लस के रूट 11, अब देखिए अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से होता, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 प्लस 4 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते 4 का 2 और इनको एडअप करते तो 7 आ जाता। तो इसका मतलब ये था कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब 11 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब आपने कहना है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, इसलिए मैं आपको रेलिवेंट एग्जांपल साथ करवा रहा हूँ कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मतलब 13 है, दोनों का ही मतलब दोनों में से एक का भी होता, एक का ना होता, तब भी वो क्या होता, इरेशनल नंबर होता। क्या होता? इरेशनल नंबर। देन नेक्स्ट, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, बटे की फॉर्म में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये चुप, ये क्या लिख लेना है आपने, रैशनल लिख लेना है। चुप करके आपने यहाँ पे लिखना है ये भाई रैशनल है। देन थर्ड लास्ट वाला मतलब क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं, सॉल्व करके चेक करते हैं। अब इन दोनों के ऊपर आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मतलब क्या a प्लस बी हो और a माइनस अगर b हो, उन दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन की जाए तो फार्मूले के मुताबिक ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनती है। तो अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, अगर आपकी वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पहली का स्केयर ले लेंगे और यहाँ पे हम दूसरी का। 2 का स्केयर लिया जाए तो 4 और स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 2 और 4 में से 2 निकालेंगे 2, इट्स मीन दैट ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए, अब सबसे पहले आप ये बात कीजिए कि ये रैशनल है या इरेशनल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब यहाँ पे क्या है, 0.4 के ऊपर बार लगा। हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, क्या 0.4 ऊपर बार, इस मीन दैट बार का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो नंबर है ये बार बार क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है और सो ऑन चलता जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये एक रैशनल नंबर है। अब देन नेक्स्ट हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट किसके, कोई भी एक वेरिएबल के मैं इसको लेट करता हूँ, जैसे x के, तो यहाँ पे 0.44 और यहाँ पे 4, इस तरह से ये क्वेश्चन चलता जा रहा है। अब यहाँ पे आपने सॉल्व किस तरह से इसको करना है, ये बात सिंपल से आपने यहाँ रख लेना है। अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना 10 से। अगर यहाँ पे
37 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आपने सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई, शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो x को, और इस साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा मतलब पूरी जो आपके पास वैल्यू है उसके साथ, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 10x, और इस साइड पे क्या आएगा 4.444, और इस तरह से 4 चलती जा रही है वैल्यू। अब ये चूंकि हमने इसको खत्म करना है, शॉर्ट फॉर्म में एक आंसर प्रोवाइड करना है, मतलब रैशनल की फॉर्म में उसको आंसर प्रोवाइड करना है। बुक की स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी हो तो उसने ये लिखा हुआ था कि हमारे पास 0.4, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में, रैशनल की फॉर्म में लिखें, ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना, तो इसलिए इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में आप चेंज करें। तो हमारे पास फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट 4.44 है ना, पॉइंट से पहले वाला 4 इसको अलहदा कर लेंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलहदा कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये 2 है, तो अगर मैं 2 को 1 प्लस 1 करके लिखूं, मतलब 2 हिस्सों में चेंज करूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? 1 और 1 को दोबारा आप ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम टू सेम एज इट इज मैं यहाँ पे भी ये काम करूंगा कि आपके पास जो 4 है उसको अलहदा कर लूंगा और 0.4444 अलहदा कर लूंगा, ताकि दोबारा आपको हम जब ऐड करें तो वो यही एक नंबर आएगा। आप ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी जो वैल्यू है, ये वाली 0.4444, ये किसके इक्वल आ रही है? यहाँ पे जो हमने लेट किया था वेरिएबल x की, ठीक है। तो हम यहाँ पे x को पुट कर लेंगे, तो यहाँ आएगा 4 प्लस x और यहाँ पे 10x। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो रही है, मतलब x प्लस है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस। यहाँ पे अकेला 4 रह गया, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9x, और यहाँ पे 4, यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 4 ओवर क्या आएगा 9। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 0.37 के ऊपर बार है, मतलब ये वही बात रैशनल नंबर है और ये रिपीट कर रहा है खुद को। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.37 37 मतलब 37 37 और सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब यहाँ पे फिर हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे x के, और यहाँ आएगा 0.37 इस तरह आप 3-4 दफा करके चाहे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बात बताई थी, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू होती है, मतलब एक वैल्यू रिपीट हो रही होती है, तो इसका मतलब आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे मैं वही बात यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या आप दोनों तरफ क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 100x आएगा, और 100 मल्टीप्लाई 0.37 और सो ऑन चलता जाएगा। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 37 मतलब 37 और 37 सो ऑन चलता जाएगा। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, मैं इसको 2 दफा करके लिख लूं 2 प्लस 2, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा ऐड करने से हमारे पास आंसर 4 ही आएगा। सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी मैं यही काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 100x है, ठीक है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मैं अलहदा कर रहा हूँ और उसकी जगह पे आ जाएगा 0, और बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज पॉइंट के बाद वो मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम, और ये चलती जा रही है। अब फिर वही बात, हमने इसको खत्म करना है, हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो अभी तक तो वो आंसर नहीं आया जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को लेट कर लूंगा दोबारा एक्स के, ताकि इसको वाइंड अप किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 37 प्लस एक्स, ये सारी वैल्यू जो होगी x के इक्वल, और यहाँ 100x, तो यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके क्या होगी माइनस, और यहाँ पे आएगा 37, माइनस कीजिए 99x और यहाँ पे 37। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या होगा, जाहिर सी बात है डिवाइड होगा और ये आंसर आ जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है और मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना है क्या आया, ठीक है। अगर फिर भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको वो कर दूंगा, लेकिन पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सारे स्टेप इन फॉलो करने हैं आपने, यही सेम टू सेम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे रियल नंबर की, एडिटिव
प्रॉपर्टीज के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है, तभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व होगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपने अच्छे से जरा देखना है। पहला आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास अगर a प्लस बी मतलब कोई भी दो नंबर हैं, उनको अगर ऐड किया जाए और वो बिलोंग कहता है किससे कर रहे होते हैं, रियल नंबर से कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था रियल नंबर कौन से हैं, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं, वो आपके पास रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करता हूं मैं, 5 प्लस 2, जैसे मिसाल के तौर पर दो नंबर लिए मैंने, एक 5 लिया एक 2 लिया, दोनों को ऐड करेंगे 7 है, तो जाहिर सी बात है 7 बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है। सेम टू सेम अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू लेता हूँ 3.4 और 2.3, इन दोनों को मैं अगर ऐड किया करूंगा तो आंसर में 5.7 आएगा, वो बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। मतलब आप जिस तरह का आंसर पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, उसी तरह का आपको आंसर मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने आपके पास सिंपल वैल्यू पुट की थी तो आंसर भी सिंपल ही आएगा, अगर यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू पुट की थी तो आंसर भी किस में आएगा, पॉइंट्स में ही आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव की, तो कम्यूटेटिव में सिंपल क्या किया जाता है, दो नंबर्स को ऐड किया जाता है। मतलब इसमें इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड किया जाए और वहां राइट साइड पे उसकी साइड्स को चेंज कर लिया जाता है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी है और इस साइड पे b प्लस a है, a की मैं वैल्यू 3 ऐड कर रहा हूँ, b की मैं 5 कर रहा हूँ। इसी तरह से सेम यहाँ पे मैंने उल्ट किया, तो b की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे b की 5 आ गई और a की 3 आ गई। तो जब दोनों को ऐड किया गया 8 आंसर आया, इसको भी ऐड किया गया तो 8, मतलब दोनों में आंसर क्या आया, बराबर। तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। अब एसोसिएटिव में हमने बात याद रखनी है, कम्यूटेटिव में हमेशा दो नंबर्स को ऐड किया जाएगा और लेफ्ट और राइट बराबर आएंगे। एसोसिएटिव में हमेशा तीन नंबर्स को ऐड किया जाएगा, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड की और दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है और इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी बात है, सिर्फ क्या कर दी गई है, साइड्स को मतलब ऐड करने की जगह चेंज की गई है। यहाँ पे लास्ट वाले दो नंबर को पहले ऐड किया गया, राइट साइड पे पहले वाले दो नंबर्स को ऐड किया गया, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। जैसे यहाँ मैंने a की 5 लिखी, b की 3, c की 3, इसी तरह से दूसरी तरफ पुट की वैल्यू 5, 3 और 2। अब जब दोनों को ऐड किया गया, इन दोनों को पहले 5 में 2, 3 में 2 ऐड करें 5, यहाँ पे 5 में 3 ऐड करें 8, ये एज इट इज वैल्यू आ गई दोनों साइड पे। अब 5 और 5 10 और यहाँ पे 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपने, मतलब एक नंबर जिसके अंदर 0 ऐड किया जाए और दोबारा आंसर वही आ जाए जो आपने नंबर लिया था, वो आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस 0, मतलब a कोई भी नंबर हो सकता है आपके मुताबिक, यहाँ 0 प्लस a, तो आंसर हमेशा आपके पास जो आपने a नंबर लिया होगा वही आएगा। जैसे 7 प्लस 0, तो उसका आंसर 7 ही आएगा। 0 प्लस 7 करेंगे तब भी आंसर 7 ही आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। किसके लिहाज से, प्लस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स। अब इनवर्स जाहिर सी बात है, इनवर्स लफ्ज से पता लग रहा है कि उल्ट, किस चीज का, जो आप एक ए नंबर ले रहे हैं उसका उल्ट कर लेंगे एडिशन के लिहाज से। तो जाहिर सी बात है एडिशन के लिहाज से प्लस का उल्ट माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का इनवर्स माइनस ए होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 7 ए नंबर लेता हूँ, एक नंबर, अब उसका इनवर्स करूंगा, 7 का इनवर्स -7 होगा। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 को माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने बात याद रखनी है। आइडेंटिटी में क्या होगा, वही आंसर आएगा 0 ऐड करने से, और इनवर्स में उसका उल्ट होगा और आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको पहले बात की, पहले हमने एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी रियल नंबर्स की, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद रखते जाना है, जो जो प्रॉपर्टी आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अब मल्टीप्लिकेटिव है। पहले आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, a प्लस बी। अब चूंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग कर रहा होगा किससे, रियल नंबर से। जैसे मैं आपके पास यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ 3 और यहाँ पे 7, तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 21
और 21 भी बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से। तो ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से है। अब नेक्स्ट आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे हमने क्या किया था, एडिशन के लिहाज से a प्लस बी किया था। कंपैरिजन में आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी आपके पास a और b जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जस्ट क्या की गई, यहाँ पे साइज चेंज की गई है। जैसे मैं यहाँ पे a की वही वैल्यू 3 अगर ले लूं, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मैं 7 और a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 3, ठीक है। तो 7 3 21 और यहाँ पे भी 7 3 क्या आएगा, 21। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में मैंने आपको बताया था हमेशा दो नंबर्स को किया जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और एसोसिएटिव में तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन सिर्फ रूल चेंज हो जाएगा लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करने का। जैसे मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले बात की थी एडिशन में, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई की जगह प्लस था। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लास्ट वाली दो वैल्यू को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट साइड पे इन दोनों को फर्स्ट वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। लेकिन आंसर जब हम देखेंगे ए और बी की वैल्यू पुट करके वो सेम ही आएगा। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जैसे 3 और यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 3 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ 5 को 2 के साथ, 5 2 10 और 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 3 30 और 5 6 30। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में हमने पीछे यह बात की थी, जो था आपके पास एडिशन के लिहाज से, यहाँ पे हम जीरो को ऐड करते थे और वो ही नंबर आता था। अब यहाँ पे हमने एक ए नंबर लेना है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और वो ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर मैं 7 एक नंबर लेता हूँ, 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 7 ही आएगा। तो ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इनवर्स, इनवर्स जैसे मैंने आपको एडिशन के लिहाज से बताया था, एडिशन में जो इनवर्स होता है प्लस का वो माइनस होता है। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे एक 7 है नंबर, तो जाहिर सी बात है इसका जो इनवर्स अगर आपके, तो वो क्या होगा 1/7। 7 का इनवर्स क्या होगा 1/7। मीन डाटा के मिसाल के तौर पर अगर ये आप ले लेते 3/2, इसका अगर आप इनवर्स लेना चाहते तो वो आपके पास क्या आना था 2/3। तो ये 3 3 से कट जाना था, 2 2 के साथ, और आंसर आपके पास लास्ट पे क्या बचना था 1। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स की, कि लास्ट पे आंसर क्या आना चाहिए 1। जैसे मैं इस 7 को 7 से कट करता हूँ तो आपके पास लास्ट पे आंसर क्या बचेगा 1। तो ये आपके पास मल्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी एक रह गई है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने रिमेंबर करनी है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ए, मतलब ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा है। अब ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को फिर क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, जिससे वो ए बी प्लस क्या बन जाएगा ए सी। अब यहाँ पे दो चीजें आप देख सकते हैं, एक तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी बात ये कि बी और सी आपस में प्लस हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को किस तरह से नाम देंगे, यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे, इस वजह से मैं लिखूंगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे b प्लस सी है और c जो है वो राइट साइड पे है, मतलब c जो है पहले a से मल्टीप्लाई होगा ac आएगा, फिर वो b से मल्टीप्लाई होगा तो bc आएगा। तो इसको किस तरह से नाम देंगे, राइट साइड पे है, इस वजह से मैं लिखूंगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, इसकी एडिशन कर रहे हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी यही है, लेकिन सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या, माइनस का साइन। तो जो एडिशन लफ्ज हमने यहाँ पे पढ़ा वो चेंज किस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के अंदर, और बाकी सेम टू सेम आपके पास जो नाम है वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं, जो कि क्वेश्चन इसका भी पूछा जाएगा आपके पास, तो हम पहचान करेंगे फिर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इस लिहाज से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पे आपने पहले देखना है कि हमने जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने ये 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया।
तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपने जस्ट नाम बताना है इसका। अब पहली क्या है, अब 3 नंबर है, जब मैंने आपको बताया था 3 नंबर वाली एसोसिएटिव होती है और 2 नंबर वाली जो आपके पास सिंपली याद रखने के लिए आपके पास कम्यूटेटिव होती है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव है तो आप एसोसिएटिव यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव। अब ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है या प्लस हो रही है, तो जाहिर सी बात है a+4 प्लस बी है, मतलब ये प्लस हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, प्रॉपर्टी किसके लिहाज से है, अवर एडिशन, ये प्लस के लिहाज से है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अवर एडिशन के लिहाज से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 नंबर, अब वही सेम नंबर है, बस साइड चेंज कर दी गई, √2 प्लस √3 इक्वल है √3 प्लस √2, तो ये कौन सी होगी, कम्यूटेटिव होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये किस लिहाज से है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चूंकि ये ऐड हो रही है इस वजह से हम इसको लिखेंगे आवर एडिशन, कि ये आपके पास प्लस के लिहाज से है। अब नेक्स्ट क्या है, x माइनस एक्स, मतलब एक नंबर, एक कोई भी नंबर हो सकता है, उसका उल्ट है। अब ये प्लस के लिहाज से है, पहली बात ये किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से है, ठीक है, हम इतना लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये एडिशन के लिहाज से है क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी किसके लिहाज से, प्रॉपर्टी आवर एडिशन के लिहाज से। यहाँ पे भी आपको सेम पता लग रहा है ये प्लस है, लेकिन ये कौन सी है, पहले तो हम ये देखेंगे ना, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं जो कि a मल्टीप्लाई हो रहा है पहले b से, फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास किसके साथ, c के साथ। जब a b से हो रहा है, a c से हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से, ये लेफ्ट साइड थी, ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आवर मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन, तो हम यहाँ पे एडिशन लिख लेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो सिंपल यही था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन की जगह हमने चेंज कर देना था सब्ट्रैक्शन को। अब सेम टू सेम यहाँ पे ये प्लस वाली है, इसका मतलब ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अवर एडिशन। उसके बाद हम देखते हैं ये कौन सी है, अब ये आपके पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में हमने बात ये की थी कि कोई भी एक नंबर जिसके अंदर हम 0 ऐड कर दें और दोबारा वही आंसर आ जाए, तो आपके पास वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आवर, पहले मल्टीप्लीकेशन ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, अब 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और दोबारा 100 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी हुई ना, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किस लिहाज से, आपके पास और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। तो ये बात आपने दोनों में याद रखनी है, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, लेकिन प्लस में आपके पास 0 आता है और मल्टीप्लाई में आपके पास 1 आ जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास ये फिर 3 नंबर है जो कि बस साइड चेंज है, यहाँ पे लास्ट वाले 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पे फर्स्ट वाले को, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिहाज से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के दरमियान में, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी आवर मल्टीप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 2 नंबर है जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पहले लिखेंगे आवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और स्टार्ट में आप देखते हैं कौन सी है, जरा रिमेम्बरेंस करें, 2 नंबर वाली आपके पास कौन सी थी, कम्यूटेटिव वाली, यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
आवर मल्टीप्लीकेशन। अगर आपने प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज की है तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा, जो कि आपके पास सारी की सारी ही हैं। पहले आपके पास जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेम टू सेम क्या है, किसी भी एक नंबर का सेम टू सेम एज इट इज होती है। जैसे यहाँ पे a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और यहाँ a इक्वल किससे क्या है, a के से। तो जैसे यहाँ पे 7 इक्वल क्या है, 7 क्या है, तो ये क्या आ गई, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या आपके पास दो वही वेरिएबल या नंबर है a और b, वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, अगर a इक्वल है b के तो जाहिर सी बात है b इक्वल है a के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं a ले लेता हूँ 7 और b की वैल्यू ले लेता हूँ आपके पास वो भी 7। तो यहाँ पे a अगर इक्वल b के है तो मतलब 7 इक्वल 7 के है, तो दूसरी साइड पे b इक्वल भी a के होगा, जैसे 7 इक्वल 7 के। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, जिसमें a और b आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपके पास तीन वेरिएबल होंगे या तीन नंबर होंगे a b c, जो बिलोंग कर रहे हैं आपके पास रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, a इक्वल है b के, एंड इसको हम एंड रीड करेंगे, एंड b इक्वल है c के। तो जाहिर सी बात है, तो a इक्वल किस चीज के होगा, c के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम a इक्वल ले लेते हैं 2 के, b भी जाहिर सी बात है इक्वल 2 के है, और c भी इक्वल किस चीज के है, 2 के है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इक्वल है b के और एंड b इक्वल है c के। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है आपके पास, वो भी आपके पास 2 है, एंड 2 इक्वल टू मतलब b और c दोनों 2 हैं। तो जाहिर सी बात है a की जो वैल्यू 2 है वो इक्वल किस चीज के है, c के। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इक्वल 2 के। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, जिसमें फर्स्ट और लास्ट को कहते हैं कि ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। देन आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। आपके पास तीन नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर के साथ, जिसमें अगर कहता है a इक्वल b के है, तो देन हम उसके अंदर तीसरा कोई भी नंबर ऐड करें तो तब भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a इक्वल टू 2 कर लेता हूँ और b इक्वल भी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ, किस चीज के इक्वल आ रहा है हमारे पास 2 के, और यहाँ पे b भी किस चीज के इक्वल है 2 के। अब c रैंडमली मैं कोई भी नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 5 ऐड करूंगा, और इस साइड पे भी जाहिर सी बात है c की वैल्यू 5 ही होगी, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, और यहाँ 2 में 5 ऐड करेंगे 7, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्यों, किस वजह से, क्योंकि हमने जो नंबर है न्यू नंबर वो ऐड किया है, इसलिए इसको एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। दूसरा आता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या, जो आप न्यू नंबर ऐड कर रहे हैं, सॉरी जो न्यू नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास ए दोनों के क्या आएगा, इक्वल आएगा। पांचवा आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर हमने क्या किया था, जो न्यू नंबर ऐड किया था, तो इस वजह से उसको एडिटिव का नाम दिया गया। यहाँ पे हम उस न्यू नंबर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। जैसे ए बी सी आपके पास कोई तीन नंबर बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर के साथ। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि अगर ए इक्वल है बी के, तो जाहिर सी बात है जो आप न्यू नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब भी दोनों का आंसर बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ आपके पास 3 के इक्वल है, और b भी इक्वल किस चीज के है, 3 के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब c मैं कोई भी रैंडमली अपने से नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, और इस साइड पे भी b की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो 21, और दूसरी साइड पे भी क्या आएगा, 21। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी कि ए सी इक्वल है किस चीज के, बी सी के। अब यहाँ पे कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन का मतलब हमने क्या करना है, कैंसिल करना है किसी चीज को, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के लिहाज से है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके पास तीन नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के।
तो वो कहता है इक्वल आते हैं ए इक्वल किस चीज के, बी के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ए हमारे पास कहने की क्या है 2, और यहाँ पे बी हमारे पास भी 2 है, और सी मैं कह लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे ये 3 ऐड हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या होगा, माइनस सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे +3 -3, 3 3 से कैंसिल, तो जो ए और बी की वैल्यू थी वो आपस में इक्वल आ गई। यहाँ अगर मैं इसको आपको करके चेक करवाऊं, तो a प्लस सी इक्वल बी प्लस सी है, तो सी साइड पे प्लस था, उधर जाके वो माइनस हुआ, सी से कैंसिल, और बाकी आपके पास a इक्वल टू बी रह गया। तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह से सेम टू सेम आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, कि मतलब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और कहते हैं सी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए सी इक्वल है बी सी के, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, ए इक्वल है बी के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ए हमारे पास 2 है, और बी भी हमारे पास कह लें 2 है, और सी को मैं फॉर एग्जांपल 4 कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ए सी इक्वल बी सी। अब ए की वैल्यू मैंने आपको बताई 2, सी की वैल्यू 4, यहाँ पे क्या होगी, बी की वैल्यू क्या 2, और सी की क्या होगी 4। अब यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 इक्वल 2, मतलब ए और बी की वैल्यू आपस में क्या आ रही है, इक्वल। ए और बी आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। अब यहाँ पे उसने जीरो की क्यों बात नहीं की, उसने क्यों यहाँ पे साथ मेंशन किया है कि c इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, कि c की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो इस वजह से है, अगर फॉर एग्जाम्पल डैड आप यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 रख लेते हैं, और जब यहाँ पे आके आप 0 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 0 होगा तो 0 तो किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता, वो तो आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो मैथ एरर का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से उसने साथ मेंशन किया कि आपने 0 c इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो तब आपके पास a इक्वल b के ही आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर में क्या यहाँ पे होगा कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है। पिछली वाली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो इक्वलिटी की थी, कि मतलब कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर की कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है, तो वो सारी होंगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज। पहला है आपके पास प्रॉपर्टी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है किसके साथ, आर से, मतलब कोई भी आपके पास 2 नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, तो यहाँ पे a इक्वल है b। अब यहाँ पे 3 सूरतें हाल ही हो सकती हैं, मतलब ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में, कि यहाँ तो वो 2 नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, जैसे a और b आपस में बराबर हैं, यहाँ वो एक a कहता है बड़ा हो सकता है b से, यहाँ a कैपिटल है किस चीज से, b से, या फिर b कैपिटल हो सकता है किससे, a से। मतलब ये सिर्फ 3 सूरतें हाल हो सकती हैं मतलब किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान में, या वो इक्वल होगा, या पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी होगी, या दूसरी वैल्यू जो होगी वो पहली वैल्यू से बड़ी होगी। ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी, जो बिलोंग कर रहे हैं किसके साथ, रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, अगर a ग्रेटर है b से एंड b ग्रेटर है किससे, c से, तो जाहिर सी बात है फिर a ग्रेटर होगा किससे, c से। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, a ग्रेटर है b से, अब मैं a की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, 7 ग्रेटर है फॉर एग्जांपल 5 से, एंड अब b की वैल्यू हमने 5 ली थी, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 5 मतलब b ग्रेटर है c से, मतलब 5 ग्रेटर है, यहाँ पे c की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये अब बात कर रहा है कि a ग्रेटर है c से, मतलब a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है 3, तो ये बिल्कुल बात क्या है, ठीक है, कि आपके पास ये a ग्रेटर होगा c से। इसी तरह से लेस देन की बात की जाए, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी में यही बात कर रहे हैं ना, इक्वलिटी की नहीं, ग्रेटर देन की या फिर लेस देन की। तो यहाँ पे अगर a लेस देन है b के एंड b लेस देन है c के, तो जाहिर सी बात है पहली वैल्यू
लास्ट वाली वैल्यू से छोटी ही होगी, a लेस देन c की होगा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसको जरा अच्छे से देखिएगा कि अगर कहता है a ग्रेटर देन है b से, वही बात जो हमने पीछे इक्वल प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि एक नंबर को हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस वजह से दोनों साइड का आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैल्यू कैपिटल कौन सी है और लेस देन कौन सी है। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन है b से, अब मैंने एक नया नंबर c जो है उससे मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है फिर कहता है a c ग्रेटर देन होगा b c से। लेकिन इफ अगर मतलब कंडीशन क्या है, वो जो नंबर है ना वो जीरो से कैपिटल होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं a हमारे पास 7 है ग्रेटर देन है 3 से, तो मैं c एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि c मैंने जो नंबर 4 लिया वो जाहिर सी बात है ग्रेटर है किससे, जीरो से, जीरो से छोटा नहीं है। जीरो से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, जो माइनस में आ जाती है वो जीरो से छोटी वैल्यू होती है। तो ये पॉजिटिव में है तो इस वजह से ये क्या होगी, ग्रेटर होगी जीरो से। 7 4 जा 28 और यहाँ पे 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये भी आंसर में क्या बता रहा है, 28 ग्रेटर है किस चीज से, 12 से। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a अगर छोटा है b से, तो अगर हम कोई नए नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं a c, तो वो भी क्या होगा, लेस देन ही होगा b से। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन है, वो जो नंबर है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ अगर मतलब a ग्रेटर देन है b से, लेकिन कंडीशन उसने क्या लगा दी यहाँ पे कि जो c की वैल्यू है ना वो छोटी होनी चाहिए जीरो से। अब c की वैल्यू जो छोटी होगी इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस में चले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है, -2 ले लेता हूँ c की जगह पे। इसकी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। a हमारे पास लेट कर लेते हैं, हमारे पास 3 था और जो b था वो हमारे पास क्या था, 1 था, क्योंकि a ग्रेटर है b से, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे किया, -2 से, ठीक है, यहाँ पे 1 और -2, तो 3 2 bar 6 ग्रेटर, 2 1 जा -2। अब बात क्या कर रहा है, -6 ग्रेटर है किससे, -2 से। ये तो बात गलत है ना, कि मतलब माइनस में वो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होती है जो जीरो के करीब हो। जैसे एक यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, ये जीरो है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है। तो इसमें -1 ग्रेटर होगा या -4 ग्रेटर होगा, तो जाहिर सी बात है जीरो के सबसे ज्यादा करीब क्या है, -1। तो इस वजह से -1 की वैल्यू बड़ी है और -4 जो है वो वैल्यू छोटी है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। अब जैसे मैं -1 और 2 के दरमियान कंपैरिजन करूं कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूंगा -1 सबसे बड़ी वैल्यू है और -2 छोटी है। मतलब जीरो से जो वैल्यू जितनी ज्यादा दूर होती जाएगी वो उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी, ठीक है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, कि इसको मैं फिर इस तरह से लिखूंगा कि -6 छोटा है -2 से। सो इस वजह से जब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बात की और जब उसने मल्टीप्लाई करवाया तो उसने उसकी जो मतलब लेस मतलब साइन था इक्वलिटी का वो चेंज कर दिया। अनइक्वलिटी का लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ ग्रेटर देन होगा तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, और अगर यहाँ लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसको आपने याद रखना है कि जब आपके पास वैल्यू जीरो से वो छोटी कह दे, कंडीशन लगा दे कि ये वैल्यू जीरो से छोटी है, तो वो फिर आपके पास ये साइन भी या इनके जो फेसेस हैं वो चेंज कर देंगे आप। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन की तरह से ही है कि आपने चेक करना है कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो उसमें क्या फर्क आएगा। अब यहाँ पे भी 3 नंबर आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आपके पास रियल नंबर के साथ। अब यहाँ पे भी कहता है कि अगर ए लेस देन है बी के, मतलब अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो कंडीशन क्या सबसे पहले हमने देखनी है कि सी बड़ा होना चाहिए जीरो से। इसका मतलब जो है वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेम सेम साइन रहेगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, वहां हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो यहाँ पे हम डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा लेस देन में ही जो ऊपर था, सेम टू सेम एज इट इज।
अब यहाँ पे देख कह रहा है ए ग्रेटर देन है बी के, तो कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे। कंडीशन अब यहाँ कह रहा है कि ए सी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन भी क्या आएगा, ग्रेटर में ही आएगा, और हम सी के साथ कोई भी एक नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास ग्रेटर में ही आएगा। नेक्स्ट आपसे वो बात कर रहे हैं कि अगर ए लेस देन है बी से, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहा है, सी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब माइनस में आएगी वो, तो जाहिर सी बात है जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल के साथ रीड आउट किया था, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये होगा कि इसका जो साइन है अनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। इसी तरह से इसकी हम एग्जांपल अगर देखें, ए ग्रेटर देन है किसके, बी के, तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि आप क्या कर दें, सी की वैल्यू को छोटा लें 0 से, तो यहाँ पे भी मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसका भी जो है वो साइन चेंज हो जाए, मतलब जो अनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, लेस देन के अंदर। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल की वो बात कर रहा है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्ट होता है किसी भी चीज का, जैसे हमने पीछे पढ़ा था इनवर्स, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मेरे पास 7 है तो 7 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास वो 1/, क्या आएगा, 7 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी अगर ए है, ए का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/, ए आएगा, और बी का लेंगे तो वो 1/, बी आएगा। तो यहाँ पे अगर a लेस देन b है तो वो चेंज आउट होके हो जाएगा a 1/, a ग्रेटर देन है 1/, b के। अब सेम टू सेम इसी तरह से अगर a ग्रेटर देन b है तो वही बात, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन के अंदर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए प्रॉपर्टीज थी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। सिर्फ नाम लिखने क्वेश्चन दिए होंगे आपको, सिर्फ नाम बताने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, किस तरह से, अब ये देखिए यहाँ पे ये -3 था, तो जाहिर सी बात है ये उस साइड पे जब जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पे पीछे 0 रह जाएगा, तो यहाँ -1 + 3, और उसके बाद 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, जिस वजह से इसको नाम दिया गया एडिटिव प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे इफ, अगर ये हमने लास्ट टाइम वाली प्रॉपर्टी पढ़ी जो रेसिप्रोकल की पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अगर a लेस देन b के है तो देन हम अगर उसको चेंज कर दें 1/, में चेंज कर दें तो आपके पास रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी थी, सिंपली। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर a लेस देन है b के, देन हम अगर a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, अब हम यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं खुद से, सो इसका मतलब ये हुआ ई एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, हम मतलब जमा वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास इफ अगर a सी लेस देन है बी सी के, जबकि कंडीशन उसने ये लगाई है कि सी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो आपके पास देन फिर ए लेस देन बी की प्रॉपर्टी है, यहाँ तक क्वेश्चन है, ये किसकी प्रॉपर्टी है आपने वो बताना है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये उधर जाएंगे तो डिवाइड होगा, जिस वजह से ये वैल्यू क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह से सेम क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या आ गया, यहाँ पे कंडीशन का फर्क आ गया, यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन है, तो लेस देन की वजह से ये जो आपके पास लेस देन की इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो गया ग्रेटर देन में, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव ही कहलाएगी। अभी हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, ये बात की थी कि अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, उनकी 3 सूरतें हाल हो सकती हैं, या वो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या वो a बड़ा हो सकता है b से, या फिर a छोटा हो सकता है b से, जिसको हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो हेडिंग है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है इंसर्ट, दाखिल करें क्या, टू रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर की मैंने पूरी तफसील जो है क्वेश्चन नंबर 1 में डीपली बयान की हुई है कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और किस तरह से उनकी पहचान अगर आपको हो जाए तो रियल नंबर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की आप वीडियो लाजमी देखें। उसके बाद कहते हैं रैशनल नंबर बिटवीन, मतलब आपको जो भी मतलब क्वेश्चन के पार्ट्स के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर आप देख सकते हैं दो नंबर्स दिए हुए हैं। अब हर दो नंबर्स के दरमियान में कहता है कि मजीद उन दोनों के दरमियान में दो रैशनल नंबर और फाइंड करें, वो किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले मैं जो मतलब आसान क्वेश्चन है वो करता हूँ, जैसे 3 एंड 4 वाला, उसके बाद मैं आपको 1 और जो 3 क्वेश्चन है वो करके दूंगा। अब देखिए
आपके पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 3 और 4 के दरमियान में किस तरह से हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं और 3 और 4 के दरमियान कितने नंबर्स हो सकते हैं। पहली बात, 3 और 4 के दरमियान में जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है उसके दरमियान में अनलिमिटेड जो है वो नंबर्स होते हैं। वो किस तरह से, अब देखें, जैसे हम नंबर लाइन की बात करें, अब यहाँ से आपको पता है 0 से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब 3 और 4 के दरमियान में हमने क्या करना है, नंबर्स को फाइंड करना है, दो, वो भी रैशनल। और कैसे, कि अनलिमिटेड 3 और 4 के दरमियान में नंबर अनलिमिटेड कैसे हो सकते हैं, हमें वो तो पता होना चाहिए ना। अब देखिए, अगर बात करूं मैं सिर्फ 3 की, जैसे कि अगर आप पॉइंट की बात करें फॉर एग्जांपल, तो 3 के आगे जो 3 से 4 तक अनलिमिटेड नंबर किस तरह से होंगे, वो ऐसे होंगे जैसे 0.00001 करके अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होगी ये 1 हो सकती है, या 0.00001 हो सकती है, या 3.001 हो सकती है, या 3.1 हो सकती है, या 3.15 हो सकती है, 3.16 हो सकती है, 3.17 हो सकती है। इस तरह अगर हम करते जाएं तो वो अनलिमिटेड नंबर बनते हैं जो कि 3 और 4 के दरमियान में है। लेकिन उसने सिर्फ बात की है, आप हमें क्या करें कि दो रैशनल नंबर्स के बारे में बता दें ताकि आपका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 3 एंड 4। अब 3 और 4 के दरमियान में दो जब आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप किस तरह से करेंगे, एवरेज निकाल के। अब एवरेज कैसे निकालने हैं आपने, फर्स्ट एवरेज हम निकालेंगे, मतलब फर्स्ट नंबर हम निकालेंगे किस तरह से, पहले और जो 3 और 4 के दरमियान है उसकी एवरेज लेके। अब एवरेज में क्या किया जाता है, जो आपके पास नंबर होते हैं, जो नंबर है आपके पास दो, उनको ऐड करें और ऐड करने के बाद आप उसको 2 पे डिवाइड कर दें। अब 3 और 4 को ऐड किया जाएगा तो 7 आएगा, तो 7 ओवर 2 ये आपके पास फर्स्ट नंबर होगा जो 3 और 4 के दरमियान में हमने मालूम कर लिया। अब आपने क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है कि 3 और 4 के दरमियान में अगर एक नंबर 7 ओवर 2 आ रहा है तो अब हम दूसरा नंबर भी फाइंड आउट करेंगे। वो क्या, कैसे करेंगे, जब आपने सेकंड एवरेज मालूम करनी है तो वो किस तरह से करनी है वो देखिएगा जरा। सेकंड एवरेज आपने मालूम करने के लिए जो आपके पास न्यू नंबर आया है 7 ओवर 2 उसको पिक करना है और साथ में जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको पिक कर लेना है। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को पिक करना है और डिवाइड किसके ऊपर कर देना है, 2 के ऊपर। डिवाइड किस पे करना है, 2 के ऊपर। एवरेज का यही रूल है कि जितने नंबर हैं या जो नंबर है आपके पास उनको ऐड किया जाए और फिर 2 पे डिवाइड कर दें। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ऊपर वाली इतनी वैल्यू का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो इतनी वैल्यू का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 2 आएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 4 जा 8 आएगा और नीचे वाला 2 एज इट इज। ठीक, अब 7 में 8 अगर हम ऐड कर लें तो जब 7 में 8 ऐड करेंगे तो आपको पता है 7 7 7 7 14 और एक 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और जो नीचे एवरेज का 2 है वो एज इट इज नीचे ही रहेगा। अब हमने इसको जब सॉल्व आउट करना है तो ये बात याद रखिएगा, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, मैं जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे 1 हम लगा लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको आसानी हो। अब इसको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि फर्स्ट को हमेशा लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है और सेकंड को हमेशा थर्ड वाली से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर इस तरह की सूरत बन जाती है तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को थर्ड से। ठीक है, 1 2 3 4 फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो 15 1 जा 15 और 2 2 जा क्या आएगा 4। अब देखिए 15 को जब 4 पे डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास बिल्कुल क्या आ गया, सेकंड नंबर आ गया, किसके दरमियान में, 3 और 4 के दरमियान में। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये था, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 फर्स्ट नंबर 7 ओवर 2, ठीक है, 15 ओवर 4 और देन आपके पास लास्ट वाला नंबर क्या है 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक सीरीज सी बन गई है। ठीक है, वो हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे उस सारी बात को। तो ये सिर्फ आपने इतना सा बात याद रखनी है जो आपको मैंने स्टेप डिस्कस किए हैं।
फर्स्ट आपने इन दोनों को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड करना है। जो न्यू नंबर आएगा उसको आपने पिक करना है, लास्ट वाले के अंदर दोबारा ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। एवरेज का ये 2 है, ठीक है, मैं इसको यहाँ इक्वल लिख लेता हूँ। और एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास सेकंड नंबर भी आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि 7 और 2, और जैसे मैंने आपको पॉइंट में बात की थी कि आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि 7 और 2 और 15 और 4 क्या 3 और 4 के दरमियान में आता है या नहीं आता, अगर हम पॉइंट में डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, मैं आपको जस्ट ये मतलब एक कंसेप्चुअल बात है, कोई बुक में लिखने वाली या आपको कोई मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 7 और 2, 15 और 4, 3 और 4 के दरमियान में ही आ रहा है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना आ रही। जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करके चेक कराता हूँ, 7 2 2 3 बार 6 1 बचा, पॉइंट लगा 0, और यहाँ 2 5 जा क्या आ गया 10। अब देखिए यहाँ पे 3.5 आया। जैसे मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर रहा था इस बारे में कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3.1 3.15 3.16 और 3.17 और सो ऑन चलता जाता है और खत्म नहीं होता। तो आपको पता लग गया ये तो नंबर 3 के दरमियान में ही आ रहा है और 4 के। अब 15 और 4 को अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे यहाँ मैं 15 लेता हूँ, यहाँ पे 4 4 3 जा 12, और यहाँ पे 15 में से 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, फिर पॉइंट लगा 0, और 7 4 जा 28, और फिर 10 में से 8 निकालेंगे 2, फिर यहाँ पे 0 लगाया, 4 5 जा 20, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3.75, मतलब ये बाहर नहीं जा रहा। किससे बाहर नहीं जा रहा? 3 और 4 से, ये इसके दरमियान में ही रह रहा है। अगर आप और मालूम करना चाहते हैं तो सो ऑन ऐसे इन दोनों को आप एड अप कर लें और नया नंबर बन जाएगा, फिर जो नया निकलेगा उसको इसके अंदर ऐड कर लेना, फिर एक नया नंबर बन जाएगा। इस तरह से आप अनलिमिटेड नंबर बना सकते हैं कोई भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले मैंने आपको आसान क्वेश्चन कराया ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से आपने मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मालूम करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आपने इसकी भी क्या करना है, फर्स्ट एवरेज मालूम करनी है। अब फर्स्ट एवरेज मालूम करने के लिए क्या होगा कि इसको 1/3 को ऐड कर दें किसके अंदर, 1/4 के अंदर, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें किसके साथ, 2 के साथ। मैंने आपको बोला था डिवाइड करना है, तो आप इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा इस तरह से, आपको ना समझने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, और 3 जो है इस 1 से, तो 3 1 जा 3, तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। अब 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 डिवाइड अवर 12 आ जाएगा, और डिवाइड जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमेशा 1 होगा। डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 1/2 आएगा। तो सिंपल 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24। इस तरह से आपके पास फर्स्ट नंबर मालूम हो चुका है। जैसे पहले आपको बताया कि जो आपके पास मतलब फर्स्ट नंबर आए उसके अंदर आपने लास्ट वाले नंबर को ऐड करना है। इस तरह से आपके पास जो सेकंड नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, वही बात, एवरेज निकालेंगे सेकंड नंबर की। तो यहाँ पे आएगा 7/24, ऐड करेंगे लास्ट वाले नंबर को, वो क्या है 1/4, और फिर वही बात डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 24 और 4 का। वैसे हम हमेशा छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों टेबल में आ रहा है तो मैं इसको 4 से ले लेता हूँ। 4 6 24, 4 1 4, इसी से 2 3 बार 6, और ये 1 वैसे, और 3 1 क्या आएगा 3। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 3 अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 नीचे लिख लेंगे। अब 24 के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेंगे हम। मैक्सिमम एलसीएम की लहदा से एक वीडियो बना दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल समझने के लिए देखिए कि 24 को जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 24 के ऊपर। तो जब मैं 24 को डिवाइड करूंगा 24 पे, 24 1 24, तो जो ऊपर आपके पास आंसर आएगा उसको हमेशा जिससे डिवाइड किए उसी पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 7, इस तरह से, प्लस 4 को 24 को अंदर रखूंगा मैं,
और डिवाइड करूंगा किसके ऊपर, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर वाले नंबर से। 4 से, तो 4 6 क्या आएगा 24। इस तरह से जो नंबर आपके पास हासिल होगा 6, वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 6 1 जा 6 आएगा और डिवाइड क्या आएगा 2। ठीक है, अब इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब 7 में 6 ऐड करेंगे 13 और 24, डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा 1/2 आएगा। 13 1 जा क्या आएगा 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड नंबर हासिल हो चुका है। फर्स्ट नंबर 7/24, सेकंड 13/48। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, उसी तरह से फर्स्ट एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद सेकंड एवरेज निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब वही बात, इन दोनों को आपने क्या करना है, 3/5 को ऐड कर लेना किसके अंदर, 4/5 के अंदर। ठीक है, और डिवाइड किसके ऊपर कर देना, 2 पे। अब नीचे वाली वैल्यू सेम होने की वजह से आपका जो एलसीएम है वो भी सेम ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आएगी। ये बात आप याद रखिए कि अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को सेम है तो उसका एलसीएम भी सेम होगा और ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएंगी। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि नीचे वाली वैल्यू मुख्तलिफ थी, जिस वजह से ऊपर वाली वैल्यू भी चेंज हो रही थी। किस तरह से वो मैंने आपको बताया। अब डिवाइड, तो यहाँ पे 2 ओवर मैं 1 लिख लूंगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और 5 फिर एज इट इज, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब भी चेंज करेंगे आपको पता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे कर देंगे, तो 1/2, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट नंबर मालूम हुआ। अब सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को फिर क्या करेंगे, जो न्यू नंबर आया है उसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7/10 और यहाँ पे ऐड करूंगा क्या 4/5, तो डिवाइड किससे करूंगा 2 से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर वही बात कि अलग नंबर आ चुके हैं, तो फिर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ साइड पे 10 और 5 का, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर आपके पास क्या आएगा 10। तो अब वही बात कि पहले नंबर को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करूंगा कि यहाँ पे अंदर 10 एलसीएम का और ये 10 डिनोमिनेटर वाला पहली वैल्यू का, 10 1 जा 10। अब आप खुद सोचिए इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना था, सोचिए जरा, वो 7 से था, 7 1 जा 7। फिर अब इस 10 को मैं अंदर रखूंगा एलसीएम के और डिवाइड किससे करूंगा, दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से। तो ये दूसरा नंबर है, ये उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, 5 2 जा 10। फिर वही बात, अब 2, अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जरा सोचें। बिल्कुल ठीक जवाब 4 से, 4 2 जा क्या आएगा 8। फिर डिवाइड बाय 2/1। अब 8 में हम 7 ऐड करेंगे तो 15/10 आएगा। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करें नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 15 1 जा 15 और 10 2 जा 20। इस तरह से हमारे पास दूसरा नंबर भी फाइंड हो चुका है। फर्स्ट नंबर आपके पास 7/10 और दूसरा नंबर हमारे पास 15/20।